जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें जीके जीएस रीजनिंग हिंदी के मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप वो सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि प्रश्न अगर आप सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करते हो, तो फायदा यह होता है कि प्रश्न तो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, और आपको यह पता चल जाता है कि प्रश्न का जो लेवल क्या है, प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं, या किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो उन टॉपिकों को और जीके जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यही होता है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, यह रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपना जी एसएससी जीडी के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, 2019 वाला, 2020 या 21 वाला और 2022 वाला, तो 3 साल के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि आप किताबों में खरीद कर पढ़ोगे, वो आपको मैं फ्री में आपको यहाँ सॉल्व करके पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आपको पता है, एक मिनट, तो सभी को पता है कपास क्या है, आपकी एक फसल है। ठीक है, जूट क्या है, वो भी फसल है। रेशम क्या है, वो भी आपका फसल से प्राप्त होता है। ऊनी भी आपका मतलब कृषि से ही आपका प्राप्त होता है। चीनी भी आपकी गन्ने से प्राप्त होती है। और खाद्य तेल जैसे कि सरसों का तेल हो गया। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होता है, आपका सरसों से प्राप्त होता है। सरसों सरसों कैसे प्राप्त होती है, कृषि खेती करने से प्राप्त होती है। तो कैसे उद्योग होंगे, कृषि पर आधारित उद्योग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यह जो आपका ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, और आपका खासकर जनगणना से खासकर आपका जनगणना से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। किसी में एक, किसी में दो, जरूर पढ़ें। और जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, हरित क्रांति है, खासकर पंचवर्षीय योजना, तो वहाँ से प्रश्न बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी। तो कितने चरणों में हुई थी, तो दोस्तों ये आपकी 2 चरणों में की गई थी। कितने चरणों में, 2 चरणों में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपका जो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो रुक जाओ एक मिनट। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, वो आपका उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम किसकी है, सिक्किम की है। ठीक है, और पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। सबसे कम किसका है, आपका गोवा का है। और सबसे ज़्यादा आपका साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो आपकी केरल की है। सबसे कम किसकी है, साक्षरता दर बिहार की है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का है। सबसे कम किस राज्य का है, हरियाणा का है। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी है, तो वो आपकी लक्षद्वीप की है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाए किसकी है, तो वो आपकी दिल्ली की है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, जो आपका मौर्य शासक अशोक जी है, ठीक है, ये आपके मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। ठीक है, और आपका इनके जो पिता थे वो बिंदुसार थे। बिंदुसार है, बिंबिसार कुछ था। और उनके जो पिता थे वो मौर्य मौर्य काल के, वो क्या, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के पहले शासक। उसके बाद आपके बिंदुसार है, बिंबिसार, फिर उसके बाद आपका अशोक है। ठीक है, तो अशोक की मृत्यु आपकी 232 बीसी में हुई थी। कब हुई थी, 232 बीसी में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और अशोक के जो फेमस प्रश्न है, जैसे कि आपका सांची का स्तूप किसने बनवाया था,
तो सांची का स्तूप आपका अशोक ही ने बनवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया है, SSC GD में पूछा गया है, इसलिए आपको बताने वाले हैं। और जो सांची का स्तूप है किस धर्म के लिए समर्पित है? बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखो अगला प्रश्न, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है, क्या है? एक मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक मूल कर्तव्य है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा ये बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे, क्या जीते थे? उन्होंने यूरोपीय दौरे में 4 खिताब, दूसरा है जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब, तीसरा है आपका एशियाई दौरे में 6 खिताब। तो बिल्कुल आपके तीनों सही है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। और जो आपके मिल्खा सिंह थे, एक किसके खिलाड़ी थे? एथलीट थे, यानी दौड़ते थे। ठीक है, बहुत अच्छे दौड़ाक थे मिल्खा सिंह। अभी फिलहाल उनकी मृत्यु होगी और एक उनके ऊपर मूवी बनी है उनकी आत्मकथा पर, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम NITI बोलते हैं, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आयोग थे श्री नरेंद्र मोदी। कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा आपका प्रधानमंत्री ही होता है, ध्यान रखना। अगला देखो, डैश का लक्ष्य इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो किसका? एक जिला एक उत्पाद का। किसका? एक जिला एक उत्पाद का यह लक्ष्य है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 94वें मुख्य न्यायाधीश बने? तो कौन है वो है आपके उदय उमेश ललित। कौन है? उदय उमेश ललित। तो खासकर आपके जो महानिदेशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, ये आपको जरूर पढ़ना है। तो ऑप्शन 2 उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी डैश है। तो कौन है? वो है आपकी बन्नादिल पुड़ियाबिट्टिल धनंजय और शांता धनंजय। कौन है? बन्नादिल पुड़ियाबिट्टिल धनंजय और आपका शांता धनंजय। धनंजय नहीं लिखा, धनंजयन लिखा है, धनंजयन। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक अरे यार एक मिनट, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, जुकाम है इसलिए। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो दोस्तों, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की स्थल मंडल में होते। कहाँ पर? स्थल मंडल पर। तो ऑप्शन 3 सही होगा, स्थल मंडल। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो किस स्थान पर? तो दोस्तों हम पहाड़ी क्षेत्र पर। किस स्थान पर? पहाड़ी क्षेत्रों पर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका जनरल साइंस से, माइटोकॉन्ड्रिया डैश झिल्ली की बनी होती है। तो कितनी झिल्ली की बनी होती है? दोस्तों 2 झिल्ली की बनी होती है। कितनी झिल्ली? 2 झिल्ली। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से है, भारत की GDP में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 1991 में 24.6% हो गया था। तो किसका बताया गया है? ये दोस्तों आपका औद्योगिक का बताया है। किसका? इंडस्ट्री का। किसका? औद्योगिक इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, औद्योगिक क्षेत्र का बताया गया था।
अगला देखिए, अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है, के नए सचिव कौन है? तो इसके नए सचिव है आपके हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फसल उत्सव न बनना, क्या? फसल उत्सव न बनना देश में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य का है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य का है। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्नों को आप नोट कर लिया करो, ये प्रश्न हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, डैश का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो किसका? क्रेडिट नियंत्रण का। किसका? क्रेडिट नियंत्रण का। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो कब आपका ये चालू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 1600 में। कब? 1600 में। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। 1600 में आपका ये चार्टर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो कौन सा मार्शल नृत्य है? तो वो है आपका छोलिया। कौन सा? छोलिया मार्शल नृत्य। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। जितने भी आपके नृत्य से, उत्सव से, ठीक है, कला संस्कृति से जितने भी आपके प्रश्न हो वो आप सब नोट कर लो, बहुत काम आएंगे। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 149। कौन सा? अनुच्छेद 149। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपका SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सभी को पता है आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ही फोकस करना है। और फिर आपका SSC GD का वैकेंसी आ गया, और फिर वहाँ से आपका लास्ट में यूपी पुलिस का वैकेंसी भी आएगा। और यूपी पुलिस का वैकेंसी आपका ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें भी आपको तैयारी में लगे रहो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं मिस्टेक नज़र आई हो या कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लेना। और जहाँ से आपका ये 2023 खत्म होगा, फिर आपका RPF रेलवे का वैकेंसी निकलेगा। RPF नहीं, रेलवे का। तो रेलवे का तो निकलना ही निकलना है, उसका आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो आपका रेलवे है उसका कई सालों से वैकेंसी निकला है। दूसरी बात आपका है लोकसभा का चुनाव, तो इसी वजह से आपका वैकेंसी निकलने वाला है।